साचो पूछी नहीं सो आइए टाइम से आए लोग, एकदम टाइम से आए लोग। कोशिश करिए 11 बजे ले आ जाएगा, हमारे इंतजार मत करिए। अपने लोग चलते हैं मतलब एक भोरे से उठ के नोट्स बना होते नहीं, पीडीएफ हुआ कहाँ बनी, कब टाइम मिलेगा। बीपीएससी मेंस औकराबादी दोनों के अप टू डेट करे में हालत खराब हो जाता है। तब चलिए शुरू किया जाए। सब बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यार से बनाए हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए राष्ट्रीय घटनाक्रम से शुरू करेंगे। सब टेक्निक आप लोग जान चुके हैं, है ना। हाँ उसी तरीका से उतना कम से कम जितना अंडरलाइन करा दे उसको पढ़िए और नोट्स भी बना लीजिए, है ना। शॉर्ट नोट्स एकदम जितना शॉर्ट्स बना सकते हैं बनाइए, है ना। बहुत ज्यादा नहीं लिखिएगा नोट्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा के लिए आपके पास किताब है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो किताब उलट लेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। हाँ चलिए सबसे पहला राष्ट्रीय घटनाक्रम का न्यूज है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, है ना। गांधी परिवार से मुक्ति मिला है अध्यक्ष पद को, है ना। एक बहुत बड़ा आरोप है, गांधी परिवार इस सब पद पर अधिकार करके रखता है। तो 24 वर्ष के बाद जो है नेहरू गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति जो है इस पद को सुशोभित कर रहा है, ठीक है। अंडरलाइन कीजिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे देश की इस सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्टूबर 2022 में चुने गए हैं। बस अंडरलाइन नहीं करना है, बस यही एगो ध्यान रखना है कि प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कौन थे। वेरी गुड, शशि थरूर थे, ये ध्यान में रखना है, अंडरलाइन नहीं करिएगा। इस पद के लिए 17 अक्टूबर 2022 को संपन्न चुनाव में, अंडरलाइन कीजिए, प्रतिद्वंदी उम्मीदवार केरल के श्री शशि थरूर। बस इतना ही जानकारी के लिए दे रहे हैं। प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कौन थे? शशि थरूर। अध्यक्ष कौन बने? कौन आदमी खड़ा था? दो आदमी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। हाँ अंडरलाइन मत कीजिएगा। को भारी बहुमत से उन्होंने पराजित किया, अंडरलाइन कीजिए। पार्टी के 137 वर्ष के इतिहास में छठी बार कांग्रेस अध्यक्ष का चयन खुले चुनाव के जरिए हुआ है। ये छठी बार है जो चुनाव के जरिए अध्यक्ष पद का चयन किया गया है, बस अंडरलाइन मत कीजिएगा। 20 अक्टूबर को मतगणना के पश्चात श्री खड़गे को निर्वाचित घोषित कर दिया गया, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद। अंडरलाइन कीजिए। श्री मधुसूदन मिस्त्री पार्टी के इस आंतरिक चुनाव में मुख्य चुनाव अधिकारी थे। चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी किनको बनाया गया था? मधुसूदन मिस्त्री को। चुनाव अंडरलाइन करते चलिए। चुनाव में खड़गे को 7,897 तथा थरूर को 1,000 मात्र 72 को वोटे मिला। कंटिन्यू अंडरलाइन कीजिए। सोनिया गांधी परिवार का समर्थन जेकरा फेवर में था वे जीता। सोनिया गांधी परिवार का समर्थन किसके फेवर में था? हाँ इस चुनाव में श्री खड़गे को ही प्राप्त था, बस अंडरलाइन मत कीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर श्रीमती सोनिया गांधी का स्थान 80 वर्षीय खड़गे ने लिया है, अंडरलाइन कीजिए। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के 2019 में पद त्यागला के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष बनी थी, तब से वे इस पद को संभाली थी, बस संभाला है। समझ गए बात को ना। 2019 में राहुल गांधी अध्यक्ष थे, लेकिन चुनाव में हार गए तो उन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। उस समय कोई चुनाव नहीं कराया गया, सोनिया गांधी खुद कार्यकारी अध्यक्ष बनी और फाइनली अभी चुनाव हुआ है और इसके द्वारा खड़गे को अध्यक्ष चुन लिया गया है। यानी कि अब कांग्रेस का अध्यक्ष को है मल्लिकार्जुन खड़गे। वेरी गुड, चलिए अब अंडरलाइन नहीं करना है। इससे पहले श्रीमती सोनिया गांधी ही 1998 से लेके 2017 ले पार्टी की अध्यक्षा रही थी, जबकि 2017 में श्री राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी की भारी पराजय के पश्चात अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था तथा श्रीमती सोनिया गांधी ने ही कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार उस समय संभाला था। 1970 के दशक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नेहरू गांधी परिवार का वर्चस्व ही अधिकांश समय तक रहा तथा 24 वर्ष के अंतराल के बाद इस परिवार के बाहर किसी को पार्टी का नेतृत्व सौंपा गया है, अंडरलाइन कीजिए। उनसे पूर्व इस परिवार से बाहर के कोई अध्यक्ष श्री सीताराम केसरी जी थे, जो 96 से 98 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, है ना। 98 के बाद से फिर कोई नहीं बना था, वहीं अब बने खड़गे, इसीलिए 24 वर्ष दे रहा है। 22 अदू 24, 98 और 2 हो गए 24 वर्ष, समझ गए। यानी इससे पहले गैर माने गांधी परिवार से संबंधित, नेहरू परिवार से संबंधित कौन व्यक्ति अध्यक्ष था? तो सीताराम केसरी,
अब अंडरलाइन मत कीजिएगा। कर्नाटक के बीदर जिले में एक किसान परिवार में जन्मे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे छात्र और नेता रहने के बाद मजदूरों के हक की लड़ाई में सक्रिय रहे। अंडरलाइन कर सकते हैं। 1969 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद 1972 में पहली बार कर्नाटक विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। अब तो सब उनका बायोडाटा है, तो अंडरलाइन करना चाहे तो कर लीजिए, छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानकारी के लिए जरूरी होता है। क्योंकि खड़गे साहब चर्चा में हैं तो थोड़ा सा उनका है ना बैकग्राउंड भी जानना चाहिए। कर लीजिए। राज्य में विभिन्न विभागों में मंत्री रहने, हाइलाइटर से हाईलाइट ना करो, पहले कलम से करो। अब मोस्ट वीवीआई के हाइलाइटर से करिए। ठीक, 3 गो कम से कम 2 गो कलम है, 1 गो हाइलाइटर के यूज करो लोगन, है ना। सबसे पहले ब्लू पेन से हाईलाइट करो, ओकरा बाद मोस्ट वीवीआई थी, पहले नॉर्मल ब्लू पेन, वीवीआई हो गल लाल पेन, अब मोस्ट वीवीआई हो गल, एंगा करल जाला। क्योंकि समय कितना बा ओकरा हिसाब से पढ़े के बा। मान लेनी परीक्षा में हमरा जाए के बा, अब 1 घंटा समय बा, तो खाली हाईलाइटर वाला देख ले, है ना। ट्रेन में बैठल बनी तो लालका देखम, घरे बनी तो ब्लू का देख मने स्टाइल है पढ़ेगा, टेक्निक है, रिवीजन से, है ना। इस तरीका से कुछ अपना अपना सिद्धांत डेवलप कीजिए। याद रखिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, बस आपका सिद्धांत कैसा, आपका रणनीति कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। सब लोग पढ़ता है ऐसा नहीं है, लेकिन सबका रिजल्ट नहीं होता है। तो कुछ रणनीति अपना बनाइए, हम इशारा देते रहेंगे, इस तरीका से कीजिए। एक शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए, है ना, इस तरीका से। अब बाल बच्चा ला चिंता मत करो, ओकरा ला दूसर किताब किनाई, खूब रंगा लोगन, भांगा लोगन, लिखल लोगन, जितने लिखबा भांग कॉन्फिडेंस बड़ी, पढ़ले बानी, हम पढ़ले बानी, कैसे नहीं याद हुई, भोर पर आ गलो, रिविजन कर ले। बोले मन में डर रहता है ना, पढ़वे नहीं किए, पढ़वे नहीं किए, पढ़े हैं भूल गए हैं, तो इसमें बहुत फर्क हो जाता है। पढ़वे नहीं किए हैं तो दोबारा नहीं पढ़िए, ना आप छोड़ा नहीं कि पढ़ ले तो छोड़ा, तो छोड़ा, पढ़ले बानी भूला गल बानी, पढ़ लीजिएगा। मेंटेलिटी का फर्क होता है। सारा खेल दुनिया में नहीं इसी का हो रहा है, खोपड़िया का, इसी को लोग नचा रहा है और कुछ को नहीं है, सारा इसी का है। कभी लगता है सबसे शक्तिशाली, कभी लगता होगा बात हमारे से कुछ ना हुई, कभी लगता होगा फाड़ दे आओ ना सामने, और कभी लगता है बा बेकार बा, जिंदगी है बेकार बा, है ना। तो सारा खेल यहाँ से हो रहा है, दुनिया वही है। आपका सोच कहाँ कहाँ जा रहा है, आ रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जाता है पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, चलिए। तो कहा तुमने, हाँ, राज्य में विभिन्न विभागों में मंत्री रहने के बाद 2005 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे तथा 2009 में पहली बार वह सांसद चुने गए। गांधी परिवार के विश्वसनीय रहे श्री खड़गे 2009 में लोकसभा में कांग्रेस के नेता बनाए गए तथा 2019 में लोकसभा के चुनाव हार गईलन, इसीलिए 2020 में उन्हें राज्यसभा में भेज दिया गया। ओकरा बाद वहां पर उनको विपक्ष का नेता बना दिया गया। 26 अक्टूबर 2022 से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। चलिए दर्शन कीजिए, यही है मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये है हमारे स्मार्ट हीरो शशि थरूर, है ना। और इन्हीं को चुनाव में परास्त करके जो है बहुत नॉलेजेबल आदमी है। शशि थरूर को मीडिया जो है दूसरा रूप देता है और सोशल मीडिया, बट इतना नॉलेजेबल आदमी हमको लगता है नहीं राष्ट्रपति का उम्मीदवार कोई है अगर भारत में तो यही व्यक्ति है। इनका पूरा जीवनी जानिए पहले कौन है ये, खाली हंस देना, किसी के बारे में दांत दिखा देना, भले अपना गुण बचाना बा, दूसरा को हंसना बड़ा आसान होता है। बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति, कलाम साहब के बाद अगर मुझे दूसरा कोई व्यक्ति पसंद आया तो यही वो व्यक्ति है, शशि थरूर। इन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, ठीक है ना। लेकिन भारत देश ऐसा है कि थोड़ा यहाँ संस्कार बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो ये इस अर्थ में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए बाकी आप समझदार हैं। चलिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की जीवनी, पूरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, डेट ऑफ बर्थ है इनका 21 जुलाई 1942। हाँ, जन्म स्थान हो गया आपको हैदराबाद वारावाटी में। हाँ, अभी वर्तमान में 80 वर्ष की आयु के हैं। इनकी शिक्षा जो है राजकीय महाविद्यालय बेचारे सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, गुलबर्गा। शेख शंकर लाल लाहौटी विधि LLB किए हैं। उपलब्धियां क्या है तो 10 बार विधायक बने हैं, 2 बार लोकसभा सांसद बने, और फाइनली 2019 वाला में हार गए तो राज्यसभा से भी चुन लिया गया इनको, और वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी के जो है अध्यक्ष। ठीक है, ये शुरू से कांग्रेसी थे, हैं और रहेंगे, है ना। उन्हीं का इनको पुरस्कार मिला है। वैवाहिक स्थिति में विवाहित है, ये अविवाहित नहीं है और ना ही मेहराबी छोड़ के भागे हैं, दोनों कंडीशन सही है। पेशा इनका मुख्य पेशा जो है वकालत है, वकील है ये।
मल्लिकार्जुन खड़गे की पत्नी का नाम है राधाबाई खड़गे। क्या नाम है? राधाबाई खड़गे। 5 गो बाल बच्चा बा, कमी नहीं के बाल बच्चा के, है ना। बेटा जो है 3 गो बा, और प्रियंका खड़गे, अच्छा 3 गो बेटा 2 गो बेटी। ओ अच्छा, तो प्रियांक खड़गे, हम प्रियंका सुन के तो नहीं गड़बड़ाते, है ना। क्यों नहीं मिल रहा है? क्या मिल गया? तो प्रियांक खड़गे, राहुल खड़गे, मिलिंद खड़गे, और बेटी का नाम है प्रियदर्शिनी और जयश्री। कॉलेज से ही उन्होंने राजनीति का सफर शुरू किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीति शुरुआत छात्र संघ के नेता के रूप में हुई। कर्नाटक के गुलबर्गा शहर के गवर्नमेंट कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई के दौरान उन्हें कॉलेज का महासचिव बनाया गया। इसके बाद साल 1969 में खड़गे जो है एमएसके मिल्स एम्प्लॉयज यूनियन के कानूनी सलाहकार चुने गए। साथ ही वो मजदूर संघ के नेता भी थे, जिस दौरान उन्होंने मजदूरों के हक के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। इसी साल वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और गुलबर्गा शहर के कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए। लगातार 9 बार वो विधायक रहे हैं। खड़गे ने साल 1972 में पहली बार विधायक पद के लिए चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर पहली बार विधायक पद को संभाला। इसके बाद साल 1972 से लेकर 2008 तक उन्होंने 9 बार विधायक का चुनाव जीता। साल 2009 में पार्टी ने गुलबर्गा लोकसभा सीट का उम्मीदवार बना दिया, है ना, विधानसभा से सीधे लोकसभा। इसके बाद खड़गे साहब लगातार 2 साल जो है 2009 और 14 में सांसद चुने गए। साल 2014 के आम चुनाव में जब मोदी लहर आई थी तब कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव हार गए थे, लेकिन खड़गे बहुत बड़े अंतर से जीते थे, है ना। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने में सफल हुए, खड़गे का जीवन परिचय। मल्लिकार्जुन खड़गे के जीवन के बारे में बात की जाए तो उनका जन्म साल 1942 कर्नाटक के बीहर जिले में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा गुलबर्गा में ये हुआ था। ठीक है, अच्छा, मतलब हो गया, आप लोग जानते हैं, जैसे रिपीट करने से क्या फायदा, हो ऐसे बातों को। 1947 के बाद से, देश की आजादी के बाद से कांग्रेस अध्यक्ष का पूरा हम लिस्ट दे दिए हैं और उनके बारे में कुछ जानकारी भी दे दिए हैं, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, हाँ, जरूरत के हिसाब से आता है, चर्चा में है तो सवाल आता है, और यूपीएससी वाले इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे जेबी कृपलानी 1947, फिर 48-49 में पट्टाभी सीतारामैया, उसके 50 में पुरुषोत्तम दास टंडन, 51 से 54 तक जवाहरलाल नेहरू, 55 से 59 तक इवन देवर, इंदिरा गांधी 59 में बनी, फिर 66, 67, फिर 78 से 84, हाँ, बीच में से नीलम संजीव रेड्डी बन गए, के कामराज बने हैं, एस निजलिंगपा, जगजीवन राम भी बने हैं, शंकर दयाल शर्मा भी बने हैं, देवाकांत बरुआ, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, सोनिया गांधी, है ना। उसका राहुल गांधी के बाद से अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट वीवीआई। चलिए पहला न्यूज मिला, दिसंबर का पहला न्यूज जो मोस्ट वीवीआई की श्रेणी में है ना। इंदौर लगातार 6ठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर, लगातार कौआ बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर। वेरी गुड, जनरल कंपटीशन काफी बा, एकदम याद कर लो लोगों, गारंटी मान के जाए कि सब पूछा था एकदम इस तरीका से। आप 3 एग्जाम दीजिए, एगो में गारंटी पूछेगा, हो सकता है तीनों में पूछे। कोई भी कंपटीशन का, जनरल कंपटीशन से लेकर यूपीएससी तक का, इससे सवाल रहेगा तो रहेगा, सीधा बात कह रहे हैं, है ना। वीडियो बन रहा है, एग्जाम होगा, देखिएगा, हम इस वीडियो क्लिप डालेंगे, रहता है, यही सब आता है ना। तो ये सब मोस्ट वीवीआई की श्रेणी में आता है। उसके बाद भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर, है ना। इंदौर जो है लगातार 6ठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर एवं भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर। ये सब जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का जो पुरस्कार मिला है उसी में ये सब बात खुला है, अंडरलाइन कर सकते हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के वर्ष 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण इस मंत्रालय के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 अक्टूबर 2022 को किया। कंटिन्यू। मध्य प्रदेश के इंदौर को एक बार पुनः देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार इन पुरस्कारों के तहत दिया गया। कंटिन्यू। यह लगातार 6ठा वर्ष है जब इंदौर को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए, अब जो नीचे पॉइंट दिया है, पेज उलटिए, उसका डाटा दिया हुआ है, पहला कॉलम, नेक्स्ट पेज के पहला कॉलम में नीचे देखिए,
1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 10 सबसे स्वच्छ शहर। तो नंबर 1 इंदौर है, किस राज्य में है? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10 में बिहार के कौगो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में 1 लाख से अब कम में 5 सबसे स्वच्छ शहर में पंचगनी जो महाराष्ट्र में पड़ता है, दूसरा है पाटन छत्तीसगढ़, और बाकी तीनों फिर महाराष्ट्र का कराड़ हो, लोनावाला हो या करजात हो। ठीक है, तो ये डाटा आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसी को जो है ऊपर आपका व्याख्या किया हुआ है। चलिए आते हैं, इससे आते हैं। मोर देन 100 के पॉपुलेशन टॉप 5 सिटीज सब लोग को पता हो गया है ना। इंदौर को नंबर 1 स्थान है, सूरत नंबर 2 पे है, नवी मुंबई नंबर 3, नंबर 4 पे जीवीएमसी क्या नाम था, विजयवाड़ा, 4 नंबर पे ना विशाखापट्टनम, हाँ, और 5 नंबर में विजयवाड़ा। बॉटम, हाँ, नीचे का 5 शहर, ये तो टॉप 5 हो गया ना। इस करंट में नहीं दिया, दर्पण में नहीं दिया, तुमको अच्छा डाटा लगा। तो टॉप 5 है, तो टॉप बॉटम 5 माने नीचे से 5 गो में देखा जाए तो सबसे नीचे रहा आपको अपना पड़ोसी गोरखपुर, है ना, सबसे कचड़ा शहर मान सकते हैं। उसके बाद मैंने जिसका, हाँ 1 मिनट, इसका स्कोर कितना है? नहीं, नीचे में तो फिर 441, 100 नंबर वाला ना सबसे कचड़ा होगा, आगरा होगा, सॉरी, आगरा सबसे टॉप 100 में 100वां नंबर पे कौन है? आगरा है। 99 पे कौन है? वापी गुजरात वाला, और 98 पे हो गया दामोह, 97 पे हो गया रेवा, और 96 पे हो गया गोरखपुर। ठीक है, जिसमें से यूपी का ही 2 गो निकल गया है ना। हाँ, तो सब पड़ोसी बड़ा सा अवसर बैठ लीजिए। तो 2 गो याद रखिएगा, टॉप 5 में पहला इंदौर है और 100 नंबर पे आगरा है। ये 2 डाटा याद रखना है आपको। लेस देन 100 के पॉपुलेशन समझ में आ गया, लाख से नीचे वाले में टॉप 5 में आ गया पंचगनी, है ना। बॉटम 5 लेस देन 100 के का बॉटम का मतलब 100वें नंबर पे, और क्या नाम लिखा हुआ है? गगरवाला, एमपी में जगह है कोई, ठीक है। और उसके बाद है सनावाड़, हाँ, शहडोल हो गया, उसके बाद में अधवार हो गया, और उसके बाद वाई हो गया। ठीक है, तो मोर देन 100 के में नंबर 1 इंदौर, और नंबर लास्ट, हाँ, लेस देन 100 के में नंबर 1 पंचगनी, और नंबर 100 गदरावाड़ा। ये कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। थोड़ा स्टेट का नाम भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ये अर्बन है, ग्रामीण नहीं है, इसमें केवल शहरी क्षेत्र को ही गिना जाता है। तो यू का मतलब हो गया अर्बन, शहरी, के दूसरे चरण के रूप में आयोजित आजादी @75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के हिस्से के तौर पर इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया है। इंदौर भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में भी उभरा है। ठीक है, जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति ने 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाण पत्र अर्जित किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन 2016 से किया जा रहा है, कभी ना 6/22, और 16 ही से लगातार इंदौर नंबर 1 पे। और कई बार यह सवाल बीपीएससी पूछ चुका है, नंबर 1 पे कौन है, हर साल डाटा आता है, तो इसलिए। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी सफाई और स्वच्छता का सर्वेक्षण है। यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस स्वच्छ सर्वेक्षण का प्राथमिक लक्ष्य बड़े पैमाने पर नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और कस्बों एवं शहरों को रहने के लिए बेहतर स्थान बनाने की दिशा में मिलकर काम करने के महत्व के बारे में समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना है। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है, मंत्रालय कौन है? तो आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सबसे स्वच्छ शहर आप लोग को पता चल गया है ना। 1 लाख से अधिक आबादी, झीलों और महलों के शहर इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा उपमा है इसलिए दोबारा हम इसको डाल दिए हैं, झीलों और महलों के शहर के रूप में उसको जाना जाता है, जबकि सूरत को दूसरा, हाँ, और इस तरीके से 1 लाख से कम। हाँ, यहाँ देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बेस्ट गंगा टाउनशिप अवार्ड, बेस्ट गंगा टाउन उत्तराखंड के हरिद्वार को, है ना। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ
गंगा टाउन का पुरस्कार, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, गंगा टाउन पुरस्कार, तो उसमें हरिद्वार का नाम दीजिएगा, ठीक है। फास्ट मूवर सिटी अवार्ड, मैंने बहुत तेजी से जो बदल रहा है, उसमें आपको शिमोगा को मिला है ना। अगर एग्जाम में खासकर यूपीएससी वालों के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, बाकी इंदौर काफी है ना। इस तरीके का सवाल वो घुमा सकता है, वो जानता है इंदौर सब लोग जानता है, इस टाइप से पूछेगा फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड 2022 में किसको मिला, तो शिमोगा में। सबसे हाँ 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य, मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है, मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे स्वच्छ राज्य में किसका नाम दीजिएगा, मध्य प्रदेश, वो हेडिंग है, हेडिंग एक्चुअली। उसके बाद छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र इस मामले में तीसरे। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में, एक हो गया 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय जहां है, वैसे राज्यों में नंबर 1 राज्य हो गया एमपी, नंबर 2 छत्तीसगढ़ और नंबर 3 महाराष्ट्र। और जहां पे शहरी निकायों की संख्या 100 से क्या है, कम है, उनमें त्रिपुरा सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है, ठीक है। और झारखंड दूसरा है, उत्तराखंड तीसरा है। हमने का कहीं नाम लिखे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, भारत में महिला क्रिकेटरों के मैच फीस अब पुरुषों के बराबर हो गया, ठीक है। चलिए दर्शन कीजिए, नीचे पे आइए। भारत में महिला क्रिकेटरों की मैच फीस सब पुरुषों के बराबर, देश में अंडरलाइन कर सकते हैं, देश में महिला एवं पुरुष क्रिकेटरों को दे मैच फीस की असमानता को समाप्त करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई ने अब अनुबंधित महिला क्रिकेटरों को दे मैच फीस पुरुष क्रिकेटरों के समान ही करने की घोषणा 27 अक्टूबर 2022 को की है। इससे अब टेस्ट मैच को गोल घेर दीजिए, टेस्ट मैच के लिए 15-15 लाख रुपया, एक दिवसीय को गोल घेर लीजिए, एक बार में दिखाई दे टेस्ट में कितना रुपया, तो 15 लाख। एक दिवसीय मैच के लिए 6 लाख, T20 को गोल घेरिए, T20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए 3 लाख महिला क्रिकेटरों को प्राप्त हो सकेंगे, ठीक है। बस अब अंडरलाइन मत कीजिए। अभी तक पुरुष क्रिकेटरों को तो यह राशियां मैच फीस के रूप में तो मिलता ही था, जबकि महिला क्रिकेटरों को टेस्ट मैच में अब कितना मिल रहा है, 6 लाख। तो पहले कितना मिलता था, 4 लाख। ओडीआई एवं T20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए मात्र 1-1 लाख रुपया दिया जाता था, जिसको ओडीआई में बढ़ा के कितना 6 और T20 में 3 कर दिया गया है। हाँ, इससे क्या हो गया, मैच फीस एक समान हो गया है, अंडरलाइन कर सकते हैं। महिला और पुरुष क्रिकेटरों के लिए मैच फीस समान करने वाला भारत दूसरा विश्व में कौवा देश है, तो प्रश्न उत्तर पहला कौन है, वेरी गुड। इससे पूर्व न्यूजीलैंड ने यह पहल की थी। चलिए अब अंडरलाइन मत कीजिएगा। भारत में महिला क्रिकेटरों के लिए मैच फीस यद्यपि पुरुषों के समान कर दी गई है, किंतु इनके लिए जो अनुबंध राशियां अभी भी पुरुष क्रिकेटरों से बहुत कम है, यह उसका कमी है। पुरुष क्रिकेटरों को A+, A, B व C श्रेणी में अनुबंध के लिए जहां क्रमशः 7 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़ बीसीसीआई द्वारा दिया जाता है, महिला क्रिकेटरों का A श्रेणी में अनुबंध के लिए केवल 50 लाख प्राप्त होते हैं, जबकि B व C श्रेणी में 30 व 10 लाख रुपया ही मिलते हैं। इसीलिए इसका आलोचना भी हो रहा है कि एक तरफ आप झूठों मूठों का कह रहे हैं बराबर किया गया, लेकिन अभी उस तरीके से बराबर नहीं हुआ। भारत की महिला टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच, अंडरलाइन कर सकते हैं, ऐतिहासिक है। भारत की महिला टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच 1976 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध और पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच 1978 में कहा, सीधे डायरेक्ट विश्व कप में खेला था। चलिए, अभी भी है वेतन में बड़ा गड़बड़ फर्क, उसको थोड़ा बढ़ा ही दिया, फिर भी जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट किए कि ठीक है समान हो गया, यूपीएससी वाले ध्यान दें, है ना, लेकिन इसके बावजूद भी फीस में अभी भी बहुत बड़ा फर्क है। समान फीस का ताजा फैसला सिर्फ प्रति मैच पर लागू होगा। सालाना अनुबंध की राशि महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ियों के लिए निश्चित है। खिलाड़ियों को इसके अलावा हर मैच के हिसाब से ही भुगतान किया जाता है। ग्रेड ए महिला क्रिकेटरों को 50 लाख रुपया, ग्रेड बी महिला खिलाड़ी को 30 लाख रुपया और ग्रेड सी की खिलाड़ियों को 10 लाख रुपया मिलते हैं। दूसरी तरफ ग्रेड ए प्लस पुरुष खिलाड़ी को 7 करोड़ दिया जाए। अब बताइए फर्क है कि नहीं?
हाँ, ग्रेड ए खिलाड़ियों को 5 करोड़, ग्रेड बी खिलाड़ियों को 3 करोड़, तो ग्रेड सी खिलाड़ियों को 1 करोड़, और से कम बा इन लोग के ग्रेड ए में 50, ऐसे समझिए। और समानता का हाल यह है कि देश की टॉप महिला क्रिकेटर यानी कि ग्रेड ए का सालाना अनुबंध भी ए पुरुष क्रिकेटरों से 14 गुना कम है। मतलब इसका आलोचना का बिंदु होता है, ये है ना। ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, कौन है ना, पहले है धर्मांतरण करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के लिए विचार हेतु आयोग का एक गठन किया गया। चलिए, धर्मांतरण कर चुके दलित का अनुसूचित जाति जनजाति आदि का दर्जा दूसरे धर्म में प्रवेश के साथ ही समाप्त हो जाता है। मान लिया अभी SC ST में है, हिंदू SC ST में, और वो दूसरे धर्म को धारण कर लिया, तो अभी तक यही नियम है कि आप दूसरे धर्म को कर लिएगा तो आप तो फिर तो दूसरा धर्म ही होगा, तो आपका समाप्त हो जाएगा उसी चीज को लेकर के। जिसके चलते मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे अनेक दलित जो है ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी आरक्षण का लाभ खोने की आशंका में इसका खुलासा करना नहीं चाहते थे। ईसाई धर्म धारण कर लेता था सब, बताता ही नहीं था सब, तो बता देंगे तो हम लोग आरक्षण में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में धर्मांतरण कर चुके दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन, अंडरलाइन कीजिए, धर्मांतरण कर चुके दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन सरकार ने अक्टूबर 2022 में किया है। कंटिन्यू, मोस्ट VVI पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में गठित। ठीक है, मतलब इस मुद्दे को लेकर के जो आयोग बनाया गया उसका अध्यक्ष कौन है? हाँ, KG बालकृष्णन, ध्यान रखिएगा, VVI है। बस इस आयोग में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर रविंदर सिंह जी हैं। UGC के सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव को सदस्य बनाया गया है। आयोग को 2 वर्ष में अपना रिपोर्ट देने को कहा गया है। आयोग इस बात का अध्ययन करेगा कि आरक्षण का लाभ पा रहे दलित यदि हिंदू सिख बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं तो उन्हें आरक्षण का लाभ मिले या ना मिले। चलिए, 100 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर जो जिंदा बा ओकरा के मुख्य चुनाव आयुक्त लेटर लिखलन है। 100 वर्ष से अधिक वाले को अंडरलाइन कर सकते हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? यही बहाने जान गए हैं, ऐसे ही जानकारी मिलते थे। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने 1 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? चर्चा में है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, के अवसर पर 100 वर्ष या इससे अधिक उम्र के देश के सभी मतदाताओं को पत्र भेजकर देश में चुनावी प्रक्रिया में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया है। कंटिन्यू, देश में ऐसे शतायु माने 100 वर्ष से अधिक मतदाताओं की संख्या कितनी है? 2.5 लाख से अधिक है लगभग। बस अंडरलाइन मत कीजिए। इन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त का पत्र सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजा गया, जिन्होंने आगे सभी शतायु मतदाताओं को इनका व्यक्तिगत रूप से वितरण कराया। गांव में 100 वर्ष से अधिक के बाद लोग देखे लोग तो लोग लेटर मिल लो, फोटो खींच के ले गया देखा जाए। हाँ, हमार बबे बड़ा 95 के बना, लेकिन जिंदा बड़ा ना भाई। हाँ, 95-96 उम्र जरा जरा गांव में हो लोग तनी जाके तनी दादा ना परदादा महापरदादा से भेंट कर लिए लोग, कहला तनी लटड़वा देखावा ना, देखी कैसन होला। हमने कहा नसीब में इधर नहीं बा। ना ना, भगवान करे रहुआ लोगन 1000 साल जी, दुनिया के सारा कष्ट से अनुभव हो जाओ, ओकरा बाद मुक्ति मिलो। हमारा तो लगा था कि मैंने 12-14 साल की उम्र में रही तो मौत से बहुत डर लागे, बहुत बहुत। 21 साल में तनी सा डर, तनका सा 10% कम भले, सब तो मरबे करी, हम मरे, कोनो बात नहीं। मन में ई ख्याल आए, अब बुझाला कि बस जी लो, भगवान जन्म दिले बाड़न तो उनकरा के मार देवे दिया, कोनो विशेष फायदा। तो मेहरारू बाल बच्चा लड़का फैका बात के इग्नोर करे तो जी के आदमी क्या करिए, बात समझ रहे हैं ना। हाँ, यही तो मुक्ति का मार्ग है। वैसे वैसे पत्नियों को मेरा प्रणाम, जो जीते जी उनको मोक्ष का प्राप्ति, बुद्धत्व की प्राप्ति दिला रही है।
है कि नहीं है? ऐसा लगता है कि जैसे आप देवी हैं, आप मेरे लिए साक्षात प्रकट हुई हैं। इतना ज्ञान बुद्ध को जंगल में जाके मिला, हमको तो घरे में मिल जा रहा है कि नहीं? तब हमरा लगा तो 10-12 साल बालो बचपन नहीं और बोल बैठा नहीं घर में का चिड़ा है। हाँ हो गल बा, टाइम लागत, ठीक बा, चलो। तो 100-100 वाला लोग तनी गांव में खोजी लोगन, ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। वरिष्ठ मतदाता सम्मान समारोह, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम हो गया श्री, और निर्वाचन आयुक्त हो गए अनूप चंद्र पांडे। भारत निर्वाचन आयोग कार्यक्रम में वर्चस्व, ठीक है, चलिए 1 अक्टूबर 2022 को। चले नेक्स्ट न्यूज है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड वायुसेना में शामिल। प्रचंड क्या है? तूफान का नाम है। हल्का लड़ाकू नंबर, हल्का लड़ाकू विमान है, क्या है? इस तरह से भी सवाल आ सकता है ना? तो प्रचंड अभी चर्चा में है, जो क्या है? एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसको वायुसेना में शामिल कर लिया गया। अंडरलाइन कीजिए, भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर वाला फोटो के सामने रही। हाँ, भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में और वृद्धि अक्टूबर 2022 में उस समय हुई जब देश में ही निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जिसको शॉर्ट में LCH कहा जाता है, हाँ, उसके बेड़े में शामिल कर दिए गए। इन हेलीकॉप्टरों का विकास और निर्माण जो है HAL कंपनी, जिसका फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, VBI, ये सब शॉर्ट फॉर्म जानना चाहिए, तथा इनकी जबरदस्त मारक क्षमता को देखते हुए इन्हें क्या नाम दिया गया है? प्रचंड नाम दिया गया है। अंडरलाइन करम 3 अक्टूबर 2022 को जोधपुर वायुसेना केंद्र पर, बस इतने अंडरलाइन कीजिए, 3 अक्टूबर 2022 को जोधपुर वायुसेना केंद्र पर, बस अंडरलाइन मत कीजिएगा, केंद्र पर आयोजित समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और वायुसेना अध्यक्ष को हैं एयर चीफ मार्शल BR चौधरी की उपस्थिति में, अंडरलाइन कीजिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 4 ऐसे हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल किए, ठीक है। और खुशी का बात यह है, यह हल्का है लेकिन प्रचंड है, और इसको, इन हेलीकॉप्टरों को, अंडरलाइन मत कीजिएगा, पाकिस्तानी सीमा के निकट जोधपुर वायु सैनिक केंद्र पर तैनात किया गया है। और नहीं मुंह को खड़ा बड़ा, ठीक बा, चलिए अब अंडरलाइन नहीं कीजिएगा। ऐसे और हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति अभी HAL द्वारा की जानी है, अंडरलाइन कर सकते हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, 20 गो MMK गन एवं अन्य घातक हथियारों से लैस तथा फ्रांसीसी मूल के 2 इंजनों द्वारा संचालित प्रचंड हेलीकॉप्टर को ऊंचाई पर युद्ध अभियानों के लिए भारत की जरूरत के अनुरूप विशेषतः विकसित किया गया। हेलीकॉप्टर पर हवा में हवा से हवा मार करे वाला मिसाइल तैनात हो सकता, हेलीकॉप्टर पर रही, ऊपरे से ऊपरे मारी, है ना, और बाद 20 गो गन भी बाजन के एकदम कड़कड़ा के एकदम गोली फेंकत रही। इस तरह का ये लेकर के, ये इतना हल्का, इतना सामान ढोएगा ये, इसीलिए इसका नाम है प्रचंड है ये, ठीक है। अब अंडरलाइन मत कीजिएगा। हल्के वजन के कारण शत्रुओं के काफी ऊंचाई पर बने ठिकानों को ध्वस्त करने में यह विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। वायुसेना के साथ साथ थल सेना एवं अन्य सुरक्षा बलों के अभियानों में भी यह सहायक होगा। हर मौसम में युद्ध अभियानों के साथ साथ सर्च में, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी यह सहायक होगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 3 अक्टूबर को प्रचंड हेलीकॉप्टरों को वायुसेना में शामिल करने के समय इसमें उड़ान भी भरी। हाँ भाई, मजा बात नहीं है, जो नया नया लोग के पहले उड़ान भरे सन, आ किस्मत देख कर ऐसा ना होला। हाँ, स्वदेशी LCH को वायुसेना में शामिल किए जाने को देश के रक्षा उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर बताते हुए उन्होंने कहा कि यह स्वदेशी LCH अपनी श्रेणी में विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टरों में से एक है। स्वदेशी LCH पर भरोसा जताने के लिए वायुसेना की सराहना भी उन्होंने की। चलिए, यही हमारे राजनाथ सिंह, और ये हम लोग का क्या प्रचंड, क्या नाम इसका? प्रचंड।
LCH दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधनों के काफी भार के साथ उतरने में और उड़ने भर में सक्षम है। कितना ऊंचाई तक? जो यहां नहीं है वो हमको समझ में आता है, वो आपको देते हैं कंप्लीट, कहीं ताक झांक दुनिया के कौन न कितना बड़का करंट अफेयर्स पढ़ाए वाला होके, खाली इनपुट से ना मतलब बा ये बात को हम समझा। अरे उरा लोगन का मोबाइल निकालता ठीक बा सरो, ठीक बा तनी हवो देख लिया, हवो देख लिया। रे भाई उतना देर में तू एगो कंप्लीट कर लेबो, 10 गो में 8 गो बनेबो, कंफर्म बनेबो, बात समझी। आ 10 जगह एने ओने तकियला से आज ले कुछ भइल बा, सब क्षेत्र में ये बात सब क्षेत्र में लागू बा। एगो के पीछे रहबा जिंदगी में सुखे सुख बा, अवतार सर के पीछे रहल बा तो नहीं के बाद हर वर्ष का ठीक बा। तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियार और ईंधन को लेकर उड़ान भरेगा। यह हेलीकॉप्टर जो है रडार संकेतकों से बचाव के लिए रडार अवशोषित तकनीक का उपयोग करता है। माने एकरा के केहू रीड भी, कोनो देश रीड भी ना कर सकता कि मैं आवता जाता है ना, वो तकनीक में लगावल गया बा, जिसमें क्रैश प्रूफ संरचना एवं लैंडिंग गियर का भी प्रयोग किया गया है। दबाव युक्त केबिन परमाणु, जैविक और रासायनिक आकस्मिक व्यय से सुरक्षा प्रदान करता है। यह हेलीकॉप्टर जो है काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम से लैस है, जो इसे दुश्मन के रडार या दुश्मन की मिसाइलों से बचाएगा। LCH यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित 2 फ्रांसीसी मूल के शक्ति इंजन, माने मेन एकर इंजनवा बा जो फ्रांस के बा अब बनैले बनी सन हमनी के, माने इंजन ले ली सन वहां से आ कबाड़ा खड़ा कोई निसन हमनी के। ये हमनी के देश के उपलब्धि है, बुराई ना करे के, बड़ाई करे के। इंजन कहां से आयल बा, बस इतने बात जाना लोगन। उत्पत्ति एकर कांसेप्ट कहां से आयल, तो 1999 के कारगिल युद्ध के समय पहली बार एक ऐसे स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस की गई जो सभी भारतीय युद्ध क्षेत्र में परिदृश्यों में सटीक हमला कर सके। उस समय हम लोग को लगा इस टाइप का हम लोग के पास कोई ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं है। इसका आशय एक ऐसे हेलीकॉप्टरों के निर्माण से था जो रेगिस्तान की भीषण गर्मी और अत्यधिक ठंडे वाले ऊंचे क्षेत्रों में उग्रवाद रोधी परिदृश्यों युद्ध की स्थिति में कार्य कर सके, है ना। हम लोग के पास ऐसा चीज चाहिए। इसीलिए HAL द्वारा निर्मित सब 3 टन कैटेगरी हेलीकॉप्टर चेतक और चीता का उपयोग कर रहा, माने अभी तक हम लोग चेतक और चीता नामक हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहे थे इस कार्य के लिए। इस समय एकल इंजन था, इसमें 2 इंजन है ना। तो इन एकल इंजन वाहनों में से अधिकांश उपयोगी हेलीकॉप्टर थे। भारतीय सेना चीता के सशस्त्र संस्करण लॉन्चर का भी उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना वर्तमान में रूसी मूल के M117 और इसका वेरिएंट MI-17-4 तथा MI-17V5 का उपयोग करती है, जिसका अधिकतम टेकअप वजन जो है 13 टन है, जिसे वर्ष 2028 से चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। सरकार ने अक्टूबर 2005 में LCH परियोजना को मंजूरी दी थी और HAL को इसे विकसित करने का काम सौंपा था। इसका महत्व LCH में शत्रु की वायु रक्षा प्रणाली को समाप्त करने, अन्वेषण व बचाव करने, टैंक रोधी, काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशन आदि जैसी भूमिकाओं को पूरा करने की क्षमता है। चलिए नेक्स्ट, पहले रिवीजन हो जाओ। तो चलिए, वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष किसको चुना गया है, किसको हरा के बने हैं, कितने वर्ष पश्चात गैर 24, इनसे पहले को अध्यक्ष थे राहुल गांधी। कार्यकारी अध्यक्ष जब तक ना पूछे तब तक राहुल गांधी। कार्यकारी अध्यक्ष को थी सोनिया गांधी। इससे पहले कांग्रेस परिवार के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, सीताराम केसरी। ठीक है, चलिए। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कितने वर्षों से, 6 वर्षों से, यानी इसका जो स्वच्छता सर्वेक्षण का डाटा जो है कब से प्रकाशित किया जा रहा है, 2016 से प्रकाशित किया जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, अच्छा ठीक बा, ठीक है। बाकी महिला क्रिकेटर वाला समझ ही रहे हैं। हाँ, धर्मांतरण करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए या न दिया जाए, इसके लिए जो आयोग बना है उसके अध्यक्ष को हैं केजरीवाल कृष्ण। चलिए,
भारत में 100 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रचंड हेलीकॉप्टर कौन तैयार किया है, मतलब कौन कंपनी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है ना। एलसीएच का मतलब क्या है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ठीक है। इसका जो है मतलब वायुसेना को सौंपा गया था कौन जगह पे? जोधपुर में, और इसका नेतृत्व किए थे राजनाथ सिंह किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मंगल की कक्षा में रह रहे मंगलयान के संपर्क का समापन हो गया है। 8 वर्ष तक महत्वपूर्ण जानकारी दिया है हम लोग को, और जान के आश्चर्य होगा, इसको प्रक्षेपण से पहले जो प्रक्षेपित किए थे, जिसको डिजाइन तैयार किए थे, वो बोले थे मात्र 6 महीना ही जानकारी देगा, और ये 8 साल तक जानकारी दिया। इसीलिए एक बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है कि देश का कोई बहुत बड़ा शक्ति खत्म हो गया अपने आप। इसीलिए सबसे सस्ता भी था ये मिशन, है ना, और भारत का पहला ऐसा मिशन था, हाँ, जिसका तैयारी किया गया, और मात्र 6 महीना टारगेट किया गया था, 6 महीना तक संदेश देगा, लेकिन ये लगातार 8 सालों से हम लोग को मैसेज दे रहा था, ठीक है। तो इससे सवाल बनता है, मोस्ट वीवीआई की श्रेणी में रख सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो द्वारा मंगल ग्रह की कक्षा में सितंबर 2014 में स्थापित मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान 8 वर्ष तक विभिन्न जानकारियों के संप्रेषण के पश्चात अब अंतरिक्ष में ही विलीन हो गया है। काहे कि अगर बैटरी खत्म हो गए, इनमें के तेल खत्म हो गए, सारा सिस्टम फेल हो गया। वही लिखा हुआ है, ईंधन यानी प्रणोदक बोलते हैं की समाप्ति तथा बैटरियों के कार्य न करने के कारण इसरो से इसका संपर्क क्या हुआ? टूट गया। बस अंडरलाइन मत कीजिएगा। इस आशय की जानकारी इसरो द्वारा 3 अक्टूबर 2022 को दी गई है, अंडरलाइन कर सकते हैं। मंगल ग्रह के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात PSLV C-25 के जरिए मोस्ट वीवीआई, इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 को किया गया था, तथा लगभग 10 महीना की यात्रा के बाद ये मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया था। इस मिशन की अवधि केवल 6 महीने की थी, किंतु एकदम वफादार की तरह 8 वर्ष तक मंगल की कक्षा में रहकर इस लाल ग्रह से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग को देता रहा, है ना। इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है? बस उतना ही अंडर कर लीजिए, क्या कहा कोई मतलब नहीं है। S सोमनाथ ने कहा कि मंगलयान को इसकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा। इसके द्वारा प्रक्षेपित आंकड़ों एवं अन्य जानकारियों का उपयोग भारत के अतिरिक्त 50 देशों के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। चलिए आते हैं इस पर थोड़ा सा। मंगलयान मिशन का हुआ द एंड। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM परिचय। मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसकी लागत 450 करोड़ रुपए थी, 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 के जरिए लॉन्च किया गया था। वीवीआई है, ध्यान रखिएगा, है ना। PSLV, GSLV, SLV, ASLV ये सब जस्ट लाइक एक वाहक है, जैसे लॉन्चर है। थोड़ा सा समझाने दीजिए, बाकी समझ में आराम से रिवीजन कीजिए, है ना। आप तक जैसे हमनी के अगर एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाके तो मेन हमरा काम करे हम, लेकिन हमरा के ले जाएला बस बा, तो हम बस पे जैसे बैठ के गए और जाने के बाद हमने अपना काम किया, तो उसी तरीका से होता है। PSLV कुछ नहीं है, एक ये उपग्रह को ले जाने वाला यान है ना, जिसको लॉन्चर के नाम से जाना जाता है। ऐसे लॉन्चर का विकास जब शुरू हुआ था तो SLV से हुआ था, उसके बाद ASLV, PSLV, GSLV ये सब आया, और ये सब UPSC का मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका अध्ययन हम लोग करेंगे भी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो मंगलयान का जो प्रक्षेपण किया गया था, मंगलयान ये हो गया आपको उपग्रह, तो उसका प्रक्षेपण किया गया था PSLV से। तो PSLV बहुत सारा PSLV गया, तो एक नंबरिंग कर दिया जाता है, तो PSLV C-25 खाली PSLV से किया गया तो नहीं, जवाब आपका गलत हो सकता है। कौन PSLV से? तो उसका C-25, बात समझ गए, C-25 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये मार्स ऑर्बिटर मिशन को सितंबर 2014 में अपने पहले प्रयास में, है ना, पहले ही प्रयास में हम लोगों ने सफलतापूर्वक इसको मंगल के कक्षा में स्थापित भी कर दिया था, ठीक है।
मंगलयान भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन था। मिशन ने भारत को रोसकॉस्मोस यानी रूस की जो सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है रोसकॉस्मोस। रूस जैसे हमनी के इसरो हम वही है ओकनी के रोसकॉस्मोस, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी नासा के बारे में सारा दुनिया जानता है। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद, इन 3 अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला एशियाई, चीनों ने खन पहुंचल ससुरु, पहला एशियाई हमनी के भइनी सा, और दुनिया में चौथा मंगल की कक्षा में ऐसा यान भेजने वाला भारत का देश बन गया था, चौथा देश। यानी इससे पहले आपको 4 गो नाम याद रखना है, रोसकॉस्मोस सबसे पहले, उसके बाद नासा, और उसके बाद यूरोपीय अंतरिक्ष, उसके बाद हम लोग हो गए। चीन ने भारत के ताली बजाइए रहे, आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर, जब हमनी के भेजनी संतु तो भेजले रहे ना, है ना। तो चीन ने भारत के जब सफल मंगलयान को क्या कहा था, प्राइड ऑफ एशिया कहा था। यही ना भारत आगे निकले तब धीरे 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 धीरे, खाली जनसंख्या में आप पीछे ले बनी सन, तो यह चीन के पछाड़ दे तो कोनो गारंटी नहीं है ना, बाकी में भले रहेगा लोग। हाँ हाँ, तो ये देश में 2 गो चीज तो एकदम उम्मीद हमनी के नंबर 1 स्थान पर भइले बानी सन, मोतिहारियों में और देशों में, एक पॉल्यूशन, दूसरा पॉपुलेशन। चलो विवरण, यह मोतिहारी का पॉपुलेशन पता है बिहार में नंबर 1 पे है। हाँ, तो व्हाट्सएप पे तैयारी रहा है और फैलाओ लोगन तक हमनियों के योगदान हो जाओ में, हमें क्या लगा है ना। यह मार्स कलर कैमरा यानी एमसीसी सहित 850 किलोग्राम ईंधन और 5 विज्ञान संबंधी पेलोड को लेके गया था, जिसका उपयोग वह सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश करने के बाद से मंगल ग्रह की सतह और वातावरण का अध्ययन करने के लिए कर रहा था। एमओएम की अत्यधिक अंडाकार कक्षा ज्यामिति ने एमसीसी को अपने सबसे दूर के बिंदु पर मंगल की पूर्ण डिस्क का स्नैपशॉट लेने और निकटतम बिंदु से बारीक विवरण लेने में सक्षम बनाया। एमसीसी ने 1000 से अधिक चित्र लिए थे और एक मंगल एटलस भी प्रकाशित किया गया है। अन्य उपकरण इसमें जो थे उसमें था आपको टीआईएस यानी थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर था, मंगल के लिए मीथेन सेंसर था, मार्स एक्सरीज न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर था, और लाइमन अल्ट्रा मतलब इस तरह का यंत्र भी उसमें लगा हुआ था। फिर उद्देश्य क्या था, तो मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना, स्वदेशी वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हुए मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं, खनिज आकृति, वातावरण का पता लगाना। एमओएम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अंतरग्रहीय मिशन की योजना, डिजाइन, प्रबंधन और संचालन में आवश्यक तकनीकों का विकास करना था। भविष्य के में अब क्या होने वाला है, भविष्य का भारतीय मंगल मिशन, तो इसरो ने वर्ष 2016 में भविष्य के मार्स ऑर्बिटल मिशन यानी MOM-2 के लिए अवसर की घोषणा की थी, लेकिन गगनयान, चंद्रयान 3, आदित्य 11 परियोजना वर्तमान में जो है प्राथमिकता सूची में है। मंगलयान 2 केवल एक ऑर्बिटल मिशन होगा, है ना, इस पर भी कुछ तरह काम चल रहा है, जब आएगा तो देखा जाए। देखिए मुख्य परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, इसलिए हमने इसका विस्तार पूर्वक जानकारी दिया है। जिनका टारगेट बीपीएससी यूपीएससी है, इसको मुख्य परीक्षा में आप नोट्स बना लीजिएगा। बीपीएससी वाले को, मेंस वाले को पहले ही बोल दिए हैं कि करंट आप लोग जरूर आके पढ़िएगा, जहां जहां उस तरह का मिलेगा जानकारी वो बताएंगे, और पूरा दे भी दिए, पीडीएफ आप लोग को मिल भी गया होगा, नहीं मिला होगा तो क्लास छूटता है तो भिजवा देते हैं, है ना, तो उसको आप नोट्स बना लीजिएगा। खूब ईमानदारी से पढ़िए, जानकारी के लिए भी पढ़िए। कभी कभी लगे कि क्या मतलब है ना, इधर उधर घूमने भटकने से अच्छा, इधर उधर बगवाने से बतियाने से अच्छा है कि बैठे सोचे समझे, है ना, गूगल पे थोड़ा सर्च करें, कुछ चीज जागरूकता पैदा हो रहा है ना, तो थोड़ा सा मतलब ओवरऑल पूरे बॉडी को, दिमाग को नहीं, पूरे बॉडी को जो है ना पढ़ाई के लिए समर्पित कर दीजिए। ऐसा माहौल लगे ना 24 घंटा हम इसी दुनिया, मेरे एक दुनिया है, हमको पढ़ना है, हमको जानकारी चाहिए। प्लीज कोई कमेंट नहीं, कहीं कहीं बचपना अच्छा नहीं लगता है। आप लोग यहाँ बुलाए हैं, पढ़ा रहे हैं, हंसा रहे हैं, खिला रहे हैं, ताकि आप लोग नॉर्मल तरीके से 2 घंटा आसानी से बैठ पाइए। इससे हमको क्या फायदा है, हमको इससे क्या फायदा है। आप कुकुराई दिलवाई कीजिएगा तो भी चिल्लाएंगे, पढ़ाएंगे, जाएंगे, कहेंगे पढ़ा देनी है ना, पढ़ लेता। लेकिन हम चाहते हैं ना, मेहनत का मतलब एक ही चीज हो कि सामने वाले को भी पता चले, तभी ना मेरा मेहनत सफल होगा। आप सीखिएगा तभी ना सफल होगा। खाली पैसा मान लीजिए 2 रुपये हम कमा लिए, हो गया मेरा मेहनत सफल हो गया, नहीं। पैसा क्या, पैसा का महत्व धीरे कमाइए ना, भगवान करे आप इतना कमाइए कि आपको एक दिन लग जाए कि सर सही कह रहे थे कि पैसा कुछ नहीं है। अगर कुछ है ना तो अपनापन है, प्यार है और बुद्धि है। अगर ये 3 चीज अगर आपको मिल रहा है ना, तो दुनिया में पैसा का कोई महत्व नहीं है, याद रखिएगा।
ठीक है ना। अगर आपका दिमाग सही है, संतुलित है, मस्त है, खूब कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही वाले बड़े बड़े अमीरों को छका देगा, है कि नहीं ये सब चीज। तो स्वस्थ रहिए, बुद्धिमान रहिए, पढ़िए मन से प्लीज। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्वदेशी, पहले अगला जो इंपॉर्टेंट, हाँ स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से अब बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। पनिया जहाज हाँ नौसेना को, तो आईएनएस अरिहंत रहे वो हमने पनिया जहाज, अब ऊपर से हमने के बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े सन जगह हेलीकॉप्टरवा से का करे सन, हेलीकॉप्टर उनके जैसे का करी वो मिसाइल दागी विन देखनी सन, गन रही, मिसाइल यही सब रही, तो एगो ऊपरों से एगो नीचहू से साफ पाकिस्तान के घेरे के प्लान करता है मोदी जी। देखो कोई ये सफल होता नहीं सर। हाँ पानी से छोड़ेगा ये, अंडरलाइन कीजिए। सामरिक क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता भारत ने अक्टूबर 2022 में उस समय प्राप्त की जब देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। बस अंडरलाइन मत कीजिए। बंगाल की खाड़ी से यह परीक्षण पूर्व निर्धारित सीमा तक 14 अक्टूबर को किया गया। बेहद सटीक रहे इस परीक्षण ने हथियार प्रणाली के सभी परिचालन एवं तकनीकी मानकों को पूरा किया। रक्षा मंत्रालय की 24 अक्टूबर की विज्ञप्ति में बताया गया है कि नौसेना की तैयारी और सतर्कता के लिए, हाँ आओ ना बैठो बैठो, आइए गिल बड़ा तो आ जाओ बैठो, जा पीछे देखो चाहे हाँ को बैठाना लीजिए लोग। चलिए कहाँ थे हम लोग, हाँ कहाँ थे हम लोग, 14 अक्टूबर विज्ञप्ति में बताया गया नौसेना की तैयारी और सतर्कता के लिए किए गए इस परीक्षण में है ना एसएलबीएम जो है अपने सभी मानकों पर खरा भी उतर चुका है। एसएलबीएम बैलिस्टिक मिसाइल है ना, इसी को शॉर्ट में एसएलबीएम बोलते हैं, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल यानी एसएलबीएम परीक्षण की सफलता भारत की परमाणु शक्ति क्षमता की मजबूती का एक स्पष्ट संकेत देती है। थोड़ा सा अंडरलाइन कर सकते हैं, परमाणु शक्ति के बारे में हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। परमाणु शक्ति के संबंध में भारत की स्पष्ट नीति पहले परमाणु आक्रमण नहीं करने की है। हम पहले नहीं करेंगे, लेकिन कोई करेगा तो बख्शेंगे भी नहीं। इसीलिए जब इंदिरा गांधी ने अपना पहला परमाणु परीक्षण देश का किया था तो नाम रखा था बुद्धा है स्माइलिंग। पूरे विश्व में चर्चा बन गया था, देखो परमाणु बम से बुद्ध को जोड़ दिया। तो उन्होंने कहा शांति के लिए हमने परमाणु परीक्षण किया, है ना। तो आइए पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल, अगर गांव में किसी एक के पास पिस्टल हो ना तो पूरे गांव में तहलका मचा देगा। 4-5 घर में हो जाए देखिएगा वो शांत रहेगा। ये हाल हो गया था विश्व में, 2-4 गोला रख के एकदम बुझा रहा दादागिरी कर रहा था, धमकी देता था हम लोग को। 65 के 71 के युद्ध में खतरा था, अशांति फैल रहा था इससे। अब ना धमकी दे दो क्यों, अमीर को दिया तो कहा अच्छा चलो आओ, जाते की जरूरत तो बहाना 2-4 को चाहिए। हम लगे बहुत बा अमीर को के तबाह करेला, अगर बात हुई बर्बादी के तब, है ना। तो शांति के लिए बिल्कुल सही बात है, कभी कभी शांति के लिए हथियार रखना पड़ता है। अब आप लोग मत रखिएगा है ना। तो ये शांति के लिए किया गया और पहला हम लोग पहला वार कभी नहीं करेंगे, है ना। ये पूरा हम लोग का कंसेप्ट है, ठीक है, इस तरीके से। किंतु यदि कोई देश भारत पर परमाणु आक्रमण करता है तो उसका मजबूत और निर्णायक जवाब देने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे, समझ लो। चलिए यही है, हई होगल पनडुब्बी और यहाँ मिसाइल दागल जाई, साफ सुई से निकले के बेर। चलिए 2009 में हुआ था लॉन्चिंग, भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत की लॉन्चिंग 2009 में ही पानी में हो गया था। उसका व्यापक समुद्री परीक्षण पूरे करने में 9 साल लगने के बाद अगस्त 2016 में इसे समुद्र में उतारा गया और पहली बैलिस्टिक परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को 2016 में ही नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। देश में ऐसा 6 गो पनडुब्बी बन रहा है ना। देश की जल सीमाओं की रक्षा में लगी नौसेना को और मजबूती देने के लिए सरकार के आत्मनिर्भर भारत का सफल परिणाम दिखने लगा है। जहां नौसेना को स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत विक्रांत मिला है, वहीं सरकार कई पनडुब्बी कार्यक्रम भी चल रहा है, सरकार का कई पनडुब्बी कार्यक्रम भी चल रहा है।
2016 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुई स्वदेशी रूप से निर्मित आईएनएस अरिहंत के साथ परमाणु पनडुब्बी क्षमता को और विस्तार देने के लिए अरिहंत श्रेणी की 6 गो और पनडुब्बियां रूस की मदद से बनाई जा रही। किसकी मदद से? रूस की मदद से। सब थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत के 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला हुआ है। एक मिनट, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? तो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है ना, नाम ये मैरिन, पनडुब्बी से यानी अरिहंत जहाज से लॉन्च किया जाता है। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें क्रूज मिसाइलों से अलग तरीके से संचालित होती है। आधुनिक तकनीक से निर्मित पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें अंतर महाद्वीपीय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से संबंधित होती है, जिसकी सीमा जो है 5500 किलोमीटर से भी अधिक होती है। कई मामलों में एक समान माने जाने वाले सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी एसएलबीएम और आईसीबीएम परमाणु हथियारों के एक ही ग्रुप से आते। ये सब मतलब समझिए परमाणु हथियार से थोड़ा सा छोटा कम ये है। कौन किला देखा होने करके देखा। चलिए नेक्स्ट, ब्लू फ्लैग प्रमाणन VVI कर लीजिए पहले। ब्लू फ्लैग प्रमाणन, भारत के 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। समुद्र तटों को अंडरलाइन कीजिए, पहले समझ में आ जाए उसके बाद पढ़ा जाए। समुद्र तटों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने के लिए भारत के प्रयासों को एक और सफलता अक्टूबर 2022 में उस समय प्राप्त हुई जब देश के 2 और समुद्री तटों को डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन ने, मोस्ट VVI, डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यही प्रमाण पत्र देता है, ने ब्लू फ्लैग बीच के रूप में प्रदान किया। तो 2 कौन कौन मिला है अभी? तो इनमें लक्षद्वीप स्थित मिनिकॉय थुंडी बीच, एगो बीच हो गया मिनिकॉय थुंडी बीच जो लक्षद्वीप में है, और दूसरा कदमत बीच शामिल है। अंडरलाइन मत कीजिए। इनमें थुंडी बीच लक्षद्वीप के सबसे मौलिक और सुरम्य समुद्र तटों में से एक है, जबकि कदमत समुद्र तट विशेष रूप से क्रूज पर्यटकों में लोकप्रिय है जो जल क्रीड़ा के लिए द्वीप पर आते ना, देख लो पनिया में खेलना सकेंगे, हाँ, तो उसके लिए फेमस है ये। इन्हें मिलाकर अंडरलाइन कीजिए अब, माने ये 2 के मिला के देश में ब्लू बीचेज की संख्या अब कौगो 12 गो, टोटल 12 गो VVI। इनमें से 8 समुद्र तटों को अक्टूबर 2000 में, 2 अन्य तटों को सितंबर 2021 में, 8 2 10, अब बाकी 2 गो अभी हो गल 12। सितंबर 2021 में जो ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त किया था समुद्र तट, वो था तमिलनाडु स्थित कोवलम और पुडुचेरी स्थित इंडेन। और हम आपको 12 का फोटो देते हैं, ठीक है। ये 12 का समुद्र तट के साथ कोई गिनत रखा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 को हुई, 1 2 3 4 4 को हो गए, 5 6 7 8 9 10 11। कौन गड़बड़ा बिलबो? कौन वाला? अच्छा उससे मिला लिया लोगों ने, वो है ना, बाकी तो है ना। हाँ 11 ही इस फोटो में, ठीक है। तो इसमें से आप देखिएगा, इसको नक्शा को निकाल लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा नोट्सवा में इस फोटो को बना लीजिएगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। यूपीएससी वाले, अब बाकी 2 को कौन जोड़ा गया उसको थोड़ा सा यूपीएससी वाले सब को ध्यान में रखिएगा, है ना। कौन राज्य के तट पे पड़ता है, मैचिंग करने के लिए दे देगा आपको, है ना। इस टाइप से पूरा इसको ध्यान में रखिएगा लोग, ठीक है। ऊपरवा का हो, हाँ, ब्लू फ्लैग वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय इको लेवल है ये, जो अक्टूबर 2022 को प्रदान किया गया 2 भारतीय समुद्र तट, जिसमें लक्षद्वीप स्थित मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट को किसके द्वारा दिया जाता है? तो डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल के द्वारा दिया जाता है। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या 12।
ब्लू फ्लैग का मिशन जो है पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण और अन्य चिरस्थायी विकास पद्धतियों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। एकदम मोस्ट वीवीआई न्यूज है, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, विश्वविद्यालय की टाइम्स अच्छा रैंकिंग 2022। चलिए ईवाल, इसमें ब्लू फ्लैग प्रमाणन से क्या तात्पर्य है? ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त भारत के 12 समुद्र का नाम दिया, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है युवा लेखकों के मार्गदर्शन, ये तो पढ़े थे ना पिछला महीना में, वह न्यूज हुआ है। युवा लेखकों के मार्गदर्शन हेतु प्रधानमंत्री की युवा 2.0 योजना, हाँ अंडरलाइन कर सकते हैं, करिए, फिर से दिया है। 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित कर देश में लेखकों की ऐसी धारा विकसित करने जो भारतीय विरासत, संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देते हुए विभिन्न विषयों पर लिख सके। अंडरलाइन करते चलिए। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने युवा 2.0 योजना शुरू करने की घोषणा 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर की है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। युवा 2.0 की यह योजना इंडिया @75 परियोजना यानी आजादी का अमृत 100 के एक भाग के रूप में लागू की गई है। बस नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी के माध्यम से लागू की जाने वाली इस योजना के तहत एक वेबसाइट है के माध्यम से आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से देश भर से कुल 75 लेखकों का चयन जो है 2 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 के दौरान किया जाएगा। खुली प्रतियोगिता के माध्यम से संचालित चयनित युवा लेखकों को 1 मार्च 2023 से लेकर 31 अगस्त 2023 के दौरान प्रख्यात लेखक साहित्यकारों द्वारा ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद चयनित उदीयमान लेखकों को उचित मेंटरशिप के तहत इस प्रकार के प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा ताकि वे अतीत, वर्तमान और भविष्य को शामिल करते हुए भारत के लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर लिख सके। इस तरह से प्रकाशित पुस्तकों का पहला सेट जो आएगा वो 2 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया जाएगा जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अब प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का एक नया पद जुड़ा है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यानी वैसे व्यक्ति जो यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं है, एमए पीएचडी नहीं है, वैसे व्यक्ति को भी 3 साल के लिए, अधिकतम 3 साल के लिए और विशेष परिस्थिति में 1 साल और यानी 4 साल के लिए प्रोफेसर बनाया जाएगा, जो कि अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। इस टाइप से लोगों को चुना जाएगा और उनको डायरेक्ट प्रोफेसर बना दिया जाएगा। और उसका पद का नाम क्या है? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। पद का नाम क्या है? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अंडरलाइन कीजिए। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को प्रोन्नयन करने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पीओपी के पद के लिए मंजूरी यूजीसी ने प्रदान कर दी है। इसके लिए अधिसूचना जो है यूजीसी द्वारा 30 सितंबर 2022 को जारी की गई। कंटिन्यू अंडरलाइन करते चलिए। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पद के लिए पीएचडी या किसी अकादमी डिग्री की आवश्यकता ऐसी होगा या ऐसी जैसी किसी अकादमी डिग्री की आवश्यकता नहीं होगा, बल्कि उद्योग विज्ञान, इंजीनियरिंग, मीडिया, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, सिविल सेवा और सशस्त्र बलों जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसके लिए पात्र होंगे। कंटिन्यू अंडरलाइन मत कीजिए, बस हो गया, हम जितना बोलेंगे उतना ही कीजिएगा। संबंधित क्षेत्रों में अंडरलाइन कीजिए, कम से कम 15 वर्ष का अनुभव वाले, माने ऐसे व्यक्ति कितना अनुभव होना चाहिए? कम से कम, बस मत कीजिए। विशेषज्ञ को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। यूजीसी की विज्ञप्ति के अनुसार शैक्षणिक योग्यता के बिना तथा अनुभव के आधार पर नियुक्त प्रोफेसर, अंडरलाइन कीजिए, इन शिक्षण संस्थानों में अधिकतम बोला 3 वर्ष तक सेवा दे सकेंगे। कंटिन्यू करो। असाधारण मामलों में इसे 1 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकेगा। बस यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में पीओपी की संख्या स्वीकृत पदों का 10% से अधिक नहीं होगा। ऐसे प्रोफेसरों की भर्ती किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त होगी। अंडरलाइन कर सकते हैं आप। उल्लेखनीय है कि अधिकांश विकसित देशों में पीओपी एक आम बात है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एसओएस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, कर्नल यूनिवर्सिटी,
कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, हेलेंस्की यूनिवर्सिटी जैसे कई विश्वविद्यालयों में यह शुरू से पहले से ही प्रचलित है। भारत में भी आईआईटी और आईआईएम में पहले से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस व्यवस्था चल रही है। बस दिल्ली, मद्रास और गुवाहाटी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में पीओपी नियुक्त किए जाते हैं। चलिए, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है ना, अंडरलाइन कीजिए। इस मिशन, यह मिशन विशेषतः गुजरात में स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक बा, कौन राज्य में शुरू किया गया है? वीवीआई, बस इतना ही। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में शुरू किया गया है? गुजरात में शुरू किया गया है। काहे गप करते रहा लोगों ने उम्र में, गुटुर 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 बोतिया रहा, ये कौन बात बोल, मैंने पीछे बैठ के लगे बार 3-5 वाला काम करे, ये कोनो बात ना, बल्कि इतना लिखा बात हम कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कर सकता है। एक बार गलत फहमी में पड़ा, एको सेकंड ना लगी बेला में हम रही से लगे लगी ना, छाती दुखाती सर के बोलत 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 तरह लगातार बोल रहे हैं, तो मत के मास्टर बनिए को बना देने, बनाओ सर, चले आवत नहीं, लगातार कंटिन्यू बोलना पड़ता है और उसमें आप ध्यान भटकाते हैं। बैठ के सुन रहे हैं, सुनिए ना, कम से कम खाना नहीं बनाया है तो जो खाना बनाया उसका इज्जत तो कीजिए। और जब बात खाइयो रहे हैं, गरियाइयो रहे हैं, ये बड़ा अच्छा बुद्धि लिए हैं, कहा हो तो नहीं के भविष्य भगवान मालिक बना लेते। संस्कार के अपन परिचय मत दो लोगों, प्लीज। यहाँ आयल बड़ा अवतार परिवार के जाला लोगों कहीं सुने लगे अवतार परिवार का सदस्य है, आपके प्रति सम्मान दूसरा होता है। हम ना मार्केट में देखते बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, ये सर आपका बच्चा आता है, उसका संस्कार, उसका बातचीत अलग होता है, बहुत कोचिंग में देखे, लेकिन आपके बच्चे का एटीट्यूड बिल्कुल अलग होता है, उसका बोलने का तरीका अलग होता है। और इसमें कुछ 2-4 गो आ जाला कहां से, सुधरो लोगों, नहीं सब ना करो लोगों, नहीं सब गलत हरकत करे बजा बाहर करो लोगों, हेने करी सिनेमा हॉल बा, हेने करी खुलते बटे बाबू भूख कर लो जा लोगों, जे करे कर्म करो लोगों, लेकिन ये बिल्डिंग में ना होके चाहिए। पहले बताए थे पढ़ा रहे हो गुड़गुड़ाकर अब पीछे ही बड़ा बैठे लोग, प्लीज ऐसे नहीं कीजिएगा, थोड़ा आप लोग सहयोग कीजिएगा, तब ना हमको मन लगेगा पढ़ाने में, तब ना मेहनत करेंगे। कर्जे खेले बनी का इतना हई करी सब करी, एहसान कर रहे हैं, माना चाहे ना माना, तो नहीं सीधा बात कहता है, लेकिन छोड़ दे पढ़ाओ लोग दिन बुझा जाए ना, पढ़ावत रहे मुंह लटकर लगा सब लोग के, आज हर बैच में संख्या बढ़े लगा। एहसान नहीं तो का है, चाहते तो 10 गो पाना पर लिख लाते, हाँ लिख ला सर, क्लास में लिखा देते, हो गया, का है इतने है, ये दर्पण है। उसके बाद ये भारत का नंबर 1 मैगजीन के साथ साथ हम खुद तैयार कर रहे हैं, किसके लिए? कि आप सबसे बेहतर प्रदर्शन कीजिए, आप टॉप कीजिए, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटे, और आप थोड़ा अपना नहीं तो दूसरे का भी सम्मान करना, उसके मेहनत का सम्मान नहीं कीजिएगा ना, उसका हिम्मत टूट जाएगा, याद रखिएगा। और मास्टर, ईमानदार मास्टर तो सम्मान का भूखा होता है, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज का सम्मान कीजिए कि सर आए, इतना मेहनत हम लोग के 4 दिन पिछला पढ़ाइए भी किए, उसके बाद भी ये तैयार किए होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचते हैं, मेहनत करते हैं, हर बैच में नया नोट्स दे रहे हैं, नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज का कदर कीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट न्यूज में आइए, बस हो गया। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को किस राज्य में शुरू किया गया है? गुजरात में शुरू किया गया। चलिए, विश्वविद्यालय की टाइम वैश्विक रैंकिंग 2023 में सिर्फ 300 में भारत के मात्र एगो संस्थान बा। फिर से पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय के लिए टाइम्स जो है एगो रैंकिंग जारी करता है कॉलेज का, तो टॉप 300 में हमनी के एगो कॉलेज बा, संस्थान बा। अंडरलाइन कीजिएगा, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 अक्टूबर 2022 में जारी की गई। टाइम्स की इस वर्ष की रैंकिंग में रिकॉर्ड 75 गो भारतीय संस्थान के नाम भेजल गए रहे, गलतफहमी में ना रही लोग, 75 गो भारतीय संस्थान के शामिल था, जो पिछले वर्ष 71 से अधिक हो गया। किंतु इनमें से कोई भी संस्थान सिर्फ 250 में तो आइए नहीं के पावल, सिर्फ 250 में नहीं आया। भारतीय संस्थानों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बंगलुरु टॉप पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने टाइम्स हायर एजुकेशन की ताजा रैंकिंग में
भारतीय संस्थानों में नंबर 1 पे है ना। ये 75 गो में नंबर 1 पे हो गया बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु को 251 से 300 के बीच के रैंक में रखा गया, तो इसीलिए टॉप 300 में एगो हमनी के आ गई निशन। ठीक बा, इस तरीका से पूरे विश्व में हमनी के 250 से 300 के बीच में एगो कॉलेज आयल बा, जो लगातार 3 वर्षों से जो था 350 से 350 के बीच में था। अब एक बैंड ऊपर आ गया, आदि अब 250 से 300 के बीच में आ गया। एक और अंडरलाइन कीजिए, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के टॉप 500 संस्थान या यूनिवर्सिटी में भारत के मात्र कौन संस्थान है? 5। बस टॉप 5 में कौन हो गए? 5 गो। ठीक है, अब नीचे देखिएगा, टाइम्स की विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के टॉप 10 यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके वाला, नंबर 2 पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, नंबर 3 पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके, नंबर 4 पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, नंबर 5 पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड MIT अमेरिका, नंबर 6 पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, नंबर 7 पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका, नंबर 8 पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले अमेरिका, और नंबर 9 पे येल यूनिवर्सिटी अमेरिका, और नंबर 10 में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन यूके। अगर आप ध्यान दे होइएगा तो अमेरिका यूके अमेरिका यूके अमेरिका यूके, तो नीचे लिखा है, तालिका से स्पष्ट है कि टाइम्स रैंकिंग के विश्व के शीर्ष टॉप 10 यूनिवर्सिटी में 3 गो यूके का और 7 गो अमेरिका का है, अब भारत का 5 गो है, ये है ना। हाँ, तो एक हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो 2023 में 250 से 300 में एगो आया। फिर उसके बाद JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च हो गया, 350 से 400 के बीच में आ गया ये, और 350 से 400 के बीच में 2 गो है, एक सुलूनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस 350 से 400 में है, अलगप्पा यूनिवर्सिटी जो है 450 से 500 के बीच में है, और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी भी जो है 400 से 500, इस तरीके से। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल है, ओकर नामो जाई, ओकर 75 गो में नाम नहीं गए। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर दी देखो, तो मुजफ्फरपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ तो सेंट्रल के था है नहीं किया, तू मुजफ्फर जब 5 साल में डिग्री देवे ओकरा के, तब IIM हजले नहीं खे, बड़ा बड़ा थी बेटे, एगो IIT बेंगलुरु बा खाली। चले नेक्स्ट, गुजरात में मच्छू नदी, अरे बाप रे आ गई, हाँ खूब चर्चा में बा मच्छू नदी। गुजरात में मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज टूटने से 150 लोग के डूब मरने की आशंका है, इसे 400 लोग रहे ऊपर। अब समझ लो कितना लोग मरल हुए, अंडरलाइन करी लोगन। गुजरात के मोरबी जिले में, कौन जिले में? मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बने एक पुराने केबल ब्रिज के 30 अक्टूबर 2022 को कुछ रहे ना पर्व, छठ रहे। हाँ हाँ हाँ, पहला ये रवीश कुमार के मैंने पोस्ट में देखे फेसबुक पे 7:30 बजे से मोदी जी छठे के दिन ढवा दिला, मैंने उल्टा कमेंट था, लेकिन हमको लगा इसका काम है विपक्षी तो कहा था, लेकिन जांच किए तो पता चला सही बात है, बहुत लोग मर गए हैं उसमें, है ना। तो 30 अक्टूबर 2022 को अचानक टूटने से कम 150 लोगों के नदी में डूब कर मरने की आशंका प्रारंभिक स्थिति में व्यक्त किया गया है, अभी मतलब पूरा बाकी है, अंडरलाइन मत कीजिएगा। यह पंक्तियां लिखे जाने तक 134 लोग की मौत की पुष्टि हो चुकी थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता थे। नेवी, NDRF, एयरफोर्स, सेना सब मिलकर 200 से अधिक जवान कार्य में लगल थे। दुर्घटना के समय लगभग कितना लोग ब्रिज पर थे? 400, जबकि इसकी क्षमता जो थी मात्र, और वो में पुरान इतना 1880 के आसपास के 100 गो लोग के क्षमते रहे, 400 लोग सवार रहे, और कुछ दिन पहले ओकरा के बंद कर दिया रहे, पहले गुजरात उत्सव मनावे ला ओकरा खोल दिया। गलती तो बहुत भल बा सरकार से, जिस चीज को आप मान गए थे कि डैमेज है उसको आप बंद करवा दिए थे, आप महोत्सव के चक्कर में खुलवा दिए, पहला गलती। और दूसरा गलती, आप उसमें 100 आदमी का कैपेसिटी है, उस पर तो 10 गो आदमी को नहीं चढ़ने देना चाहिए भाई, क्योंकि उतना जब वो ऑलरेडी डैमेज का घोषणा हो, तो प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी लग रहा है ना, इस तरीके से अंडरलाइन कीजिएगा। मच्छू नदी पर बना यह ब्रिज लगभग 140 वर्ष पुराना था तथा हेरिटेज ब्रिज के रूप में इसे जाना जाता था। कंटिन्यू।
1880 ईस्वी में राजाजी बाघजी ठाकुर ने दरबारगढ़ पहुंचने के लिए इसे बनवाया था। बस मरम्मत के लिए यह ब्रिज पिछले लगभग 7 महीना से बंद था तथा दीपावली के बाद गुजराती नव वर्ष पर 4 दिन पहले ही इसे खोला गया था। बताइए बेवकूफियन है, मैंने इतना बढ़िया बंद कर दिया रहे, अब ओकरा बाद त्योहार मनावे ला खोल देनी तो स्वाभाविक बात के ऊपर भीड़ बढ़बे करी, है ना। वही घुसखोर कोनो ऑफिसर पैसा दे के पास कैले हुई ससुर भाई, कहीं ना कहीं डीएम जिम्मेदार है इसके, ऐसा थोड़े। हाँ, 4 दिन पहले खोल दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिटनेस टेस्ट और लोड टेस्टिंग के बिना ही इसे खोल दिया गया था। पुल के रख रखाव के लिए ओरवे ग्रुप के साथ अनुबंध हो चुका था। दुर्घटना के मामले में लापरवाही के लिए 9 लोगों को पुलिस ने 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं दुर्घटना स्थल पर 1 नवंबर को गए रहलन, राहत करके समीक्षा लेलन, घायलों व पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिलन। दुर्घटना पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपया मुआवजा प्रदान करने की घोषणा गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने की है। चलिए, मच्छू नदी चर्चा में है। मच्छू नदी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में मदला पहाड़ियों से निकलती है। ठीक बा, कहां से निकलती है? मदला पहाड़ी। हाँ, और रण ऑफ कच्छ में जाके विलुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है ना। रण कच्छ के रण में लगभग 142 किलोमीटर तक बहते हुए जाके रण ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो निकलती कहां से है? मदला पहाड़ी। और इसका मुहाना कहां हो जाता है? तो विलुप्ति का जगह क्या है? रण ऑफ कच्छ। लगभग कितना किलोमीटर बहती है ये? 100। इसकी सहायक नदी का नाम है बेटी, असोई, जुमरी, बेनिया, मछसोरी, महा आदि मच्छू नदी की सहायक नदियां हैं। बांध, सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई हेतु इस पर 2 बांध बनाया गया है। मोरबी जिला के बारे में आइए अब। यह सिरेमिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिरेमिक उद्योग के लिए मोरबी जिला प्रसिद्ध है। भारत के सिरेमिक का लगभग 70% जो है मोरबी में ही उत्पादन किया जाता है और यहाँ निर्मित सिरेमिक जो है, सिरेमिक टाइलें मध्य पूर्वी एशिया व अफ्रीका के देशों में बेचा जाता है। ठीक है, ये जो ब्रिज बना था, इस ब्रिज का नाम है सस्पेंशन ब्रिज। इस ब्रिज का नाम क्या है? सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज एक प्रकार का पुले होता है जिसमें डेक यानी मुख्य रास्ता को सस्पेंशन तारों के सहारे नीचे लटका दिया जाता है। पुल के दोनों छोर पर ठोस एवं कड़े गर्डर, 2 या 2 से अधिक मुख्य सस्पेंशन तार, टावर, केबल, एंकरेज इस पुल के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व होते हैं। मुख्य तार टावरों के बीच सस्पेंडेड यानी झूलता हुआ होता है और एंकरेज या पुल से ही जुड़ा होता है। डेक यानी मुख्य पथ का वजन एवं उस पर आवागमन करने वाले यात्रियों का भार संभालने का काम जो है वर्टिकल सस्पेंडर्स करता है। इस डिजाइन से यह सुनिश्चित होता है कि सस्पेंशन तार पर पड़ने वाला भार दोनों छोर के टावरों पर स्थानांतरित हो जाता है और फिर एंकरेज केबल्स के माध्यम से यह भार लंबवत जो है संपीड़न द्वारा जमीन पर पड़ता रहता है। ठीक है, तो यूपीएससी वालों के लिए है कि मान लीजिए थोड़ा गहराई में जाएगा तो कौन सा ब्रिज था, किस मेथड पे काम करता है, उसके लिए। बाकी आप लोग के लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, फिर भी नदी का नाम, जिला का नाम, और जिला फेमस हो गया, चर्चा में आ गया, है ना। जिला वो क्यों चर्चा में है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, मेरा अनुभव है, और इसी तरह का सवाल जो है ज्यादा आता है। ठीक है, चलिए LMB-3 नेक्स्ट। देश के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 का पहली पूर्णतः वाणिज्यिक उड़ान, और इसमें 36 गो उपग्रह को एक साथ सफल परीक्षण किया। 36 उपग्रह का अंडरलाइन कीजिएगा। उपग्रह प्रक्षेपण के अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत ने अपनी मजबूती का प्रदर्शन जो है इसरो ने 23 अक्टूबर 2022 को उस समय किया जब देश में ही विकसित अत्याधुनिक एवं भारी रॉकेट LVM-3M2 यानी मार्क 2, पुराना इसका नाम था मार्क 3 के जरिए OneWeb कंपनी, OneWeb को गोल घेरिए, OneWeb कंपनी के 36 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में निचली कक्षा में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। LVM की यह उड़ान, कंटिन्यू अंडरलाइन कीजिए, LVM की यह उड़ान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से संपन्न हुई थी। OneWeb जो है एक ब्रिटिश कंपनी है,
बस अंडरलाइन करने दिए, जिसमें भारत की भारतीय इंटरप्राइजेज जो प्रमुख निवेशक एवं साझेदार हैं। संदर्भित 36 उपग्रहों को एलवीएम थर्ड M2 के जरिए पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने वन वेब के साथ अनुबंध किया था। वन वेब के 36 उपग्रहों को एलवीएम थर्ड M2 के जरिए प्रक्षेपण न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एवं इसरो के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इसके जरिए देश के सबसे भारी एवं शक्तिशाली रॉकेट एलवीएम थर्ड ने वैश्विक व्यावसायिक बाजार में प्रवेश किया है। इसके साथ ही भारत के लिए भारी वाणिज्यिक उपग्रह बाजार का रास्ता खुल गया। ध्यान दो, गाड़ी हमनी के उपग्रह कौन और के कौन को उपग्रह भेजे कोई नहीं तो कई हजूर गड़िया भेज देंगे, वो गड़िया के नाम हो। बात समझ गए? एलवीएम थर्ड जो है अब हम लोग व्यावसायिक उसका उड़ान करवा रहे हैं। कोई देश उपग्रह बना लेता है लेकिन उसके पास भेजने के लिए लॉन्चर नहीं है, तो उस स्थिति में हम लोग उसको पैसा लेकर के यह व्यवस्था देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें है एलवीएम थर्ड उड़ान महत्वपूर्ण तथ्य एक दृष्टि में इसरो के सबसे भारी रॉकेट यानी एलवीएम थर्ड M2 की यह पहली ही वाणिज्यिक उड़ान थी। ठीक है, व्यावसायिक दृष्टि से पैसा कमाए के उद्देश्य से। अंडरलाइन मत कीजिएगा। GSLV MK थर्ड का यह पहला बहु उपग्रह लॉन्च मिशन भी था। GSLV MK थर्ड है ना, मतलब ये जो इसरो का रॉकेट LVM M2 है उसके लिए जो टेक्नोलॉजी था वो PSLV पे नहीं बल्कि GSLV था, और इसीलिए उसका GSLV कौन थे? GSLV MK थर्ड, जिसको LVM थर्ड का नाम दिया गया है ना। का लो अर्थ ऑर्बिट के लिए मिशन था। 5796 ग्राम पेलोड वाला यह भारत का पहला रॉकेट था, माने 5796 किलोग्राम वजन को ढोया। वन वेब का यह 14वां प्रक्षेपण था, किंतु न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इसरो के साथ यह पहला ही साझेदारी है। इस ऐतिहासिक मिशन की सफलता के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एवं इसरो को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री मोदी जी ने बधाई दी है। इसे आत्मनिर्भरता का उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे विश्व वाणिज्यिक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त करार दिया है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट आप लोग को हो रहा है लॉन्चिंग के बारे में। तो इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रक्षेपण यान तो हम अभी आपको दिमाग में डाल लीजिए, ASLV, ASLV, PSLV और GSLV। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे तो ये यूपीएससी वालों के लिए मोस्ट VVI है और वहां हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे भी, हाँ, लेकिन सब लोग को थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। ऐसा हम पहले ही बोले थे कि कोई विषय किसी भी एग्जाम में आ सकता है, किसी में कम किसी में बेसी आता है। जैसे यूपीएससी में बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़े एग्जाम दीजिएगा तो आपका 20-25 सवाल गलत हो जाएगा। अब तो ऐसा थोड़ी कि एसएससी में नहीं आता है, एसएससी में 2-3 को आता है, लेकिन उसको करंट से जोड़ के पढ़ लीजिएगा तो काम चल जाएगा। करंट से जोड़ के पढ़ लीजिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसरो द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले प्रक्षेपण यान में सबसे पहले SLV, जिसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसरो द्वारा विकसित सबसे पहला रॉकेट को SLV या लॉन्च व्हीकल, इसको रॉकेट भी कह सकते हैं, है ना। हाँ, तो इसरो द्वारा विकसित सबसे पहला रॉकेट को क्या नाम दिया गया था? SLV या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता था। इसके बाद जो है ASLV माने थोड़ा संवर्धित उसमें उसको और डेवलप किया गया। तो ASLV और ASLV दोनों ही छोटे छोटे उपग्रहों जिनका वजन 150 किलोग्राम तक होता है को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में ले जा सकते हैं। ठीक है, ASLV का परिचालन जो है PSLV आने से पहले यानी 1990 के दशक की शुरुआत तक किया जाता था। ASLV जब तक माने उससे बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गया तो इसका क्या उपयोग करेंगे, समझ रहे ना। तो सबसे पहले SLV का प्रयोग किया, उसके बाद ASLV। अब आ गया क्या? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है, यानी ध्रुवीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण अक्टूबर 1994 में किया गया था। तब से इसरो का यह मुख्य रॉकेट हो गया है। हालांकि आज का PSLV वर्ष 1990 के दशक में इस्तेमाल किए गए PSLV की तुलना में काफी बेहतर है और कई गुना अधिक शक्तिशाली भी हो गए हैं। नाम वही है PSLV, लेकिन 1990 में जो कॉन्सेप्ट आया वो आज से बहुत अलग हो गया। PSLV पहला लॉन्च व्हीकल है जो तरल लिक्विड है ना, लिक्विड स्टेज से सुसज्जित है। PSLV इसमें सब पढ़ाएंगे, उसमें तो बताएंगे इसमें किस तरह का तरल का प्रयोग किया जाता है, उसका क्या कैपेसिटी होता है ना, इस तरह। PSLV इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाले अब तक का सबसे विश्वसनीय रॉकेट है, जिसकी 54 में से 52 को उड़ान सफल रहा है, मैंने मंजिल तक पहुंचा दिया है, समझो।
इतना हम नहीं हो 54 को घर में से निकलम तो 2-4 बेर तो जरूर गिरम सब, है ना। तो अब तक PSLV जो है 54 को उड़ान भरा और 54 में से 52 को सफल हुआ है। हाँ, PSLV का उपयोग भारत के दो सबसे शक्तिशाली, दो सबसे महत्वपूर्ण मिशनों यानी वर्ष 2008 के चंद्रयान 1 और 2013 के मार्च हुए पड़े नहीं है, अरे मंगलयान, हाँ, के लिए किया गया था। ठीक है, इसरो वर्तमान में 2 लॉन्च वाहन का प्रयोग करता है, PSLV और GSLV। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है, जरूर याद रखिएगा, का उपयोग करता है। इनमें भी कई प्रकार के संस्करण होते हैं, जैसे M1 M2 जैसे नाम नहीं दिया जा रहा है, उसी को इसका संस्करण बोलते हैं। तो GSLV पे आते हैं हम लोग। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक अधिक शक्तिशाली रॉकेट है जो भारी भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में बहुत अधिक ऊंचाई तक ले जाने में, सबसे अधिक ऊंचाई तक ले जाने में सबसे भारी अगर भेजना होगा तो हम लोग किससे भेजेंगे? GSLV से भेजेंगे। हाँ, GSLV रॉकेट ने अब तक 18 मिशन को अंजाम दिया है और PSLV 54 में से 2 फेल हुआ और इसने कितने मिशन को? 18, जिसमें से 4 को फेल हुआ है। ठीक है, यह 10,000 किलोग्राम के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जा सकता है ना। स्वदेश में विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज, है ना, GSLV MK 2 के तीसरे चरण का निर्माण कर रहा है। अब MK 3 संस्करणों ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को अपने उपग्रहों को लॉन्च करने हेतु पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया है। तो सूरत सिंह जानता ना ऊपर पढ़ावता नहीं तो वो नीचे फोन करता ना, मोबाइल ले आवल मजबूरी बा थोड़ा सा। अब आदमी के आदमी पर विश्वास नहीं, बहुत विश्वास करनी, बहुत धक्का खानी है, बहुत भयानक भयानक धक्का खा रहे हैं दुनिया में। किसी पे विश्वास करना बहुत गड़बड़, इसीलिए मोबाइल लेके हम आए, है ना। चलिए कहां तरह है सर? क्या, हाँ, MK 3 संस्करणों ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को अपने उपग्रहों को लॉन्च करने की पूरी तरह से बना दिया है। इससे पहले यह अपने भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए हमने के यूरोपियन एरियन प्रक्षेपण यान के निहुरा करीसन, भाड़ा दीसन, पैसा दीसन, लेकिन अब हमनी के दूसरा देश के भेजता नहीं सन। एक समय रहे हमनी के दूसरा के भाड़ा लेके अपन उपग्रह भेजी सन। हाँ, GSLV मार्क 3 का उपयोग वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को चंद्रमा पर लॉन्च करने के लिए किया गया था, लेकिन जानते ही हैं कहानी उसका क्या हुआ था। इसरो ने GSLV मार्क 3 का नाम बदलकर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कर दिया है। जियो कक्षा के लिए GSLV ही कहा जाता रहेगा, लेकिन GSLV मार्क 3 का नाम बदल के अब LVM 3 3 कर दिया गया है। LVM 3 हर जगह जियो, मियो, लियो, चंद्रमा, सूर्य के मिशनों के लिए किया जाएगा। चलिए दर्शन कीजिए भोले बाबा की जय। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम, भगवान शिव की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। ये कहां पे लगाया गया? मोस्ट भी अंडरलाइन कर लीजिए। राजस्थान में राजसंबंध जिले में नाथ द्वारा में स्थापित की गई है। इसे विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। तत्पदम संस्थान, बस राज लगन मत अंडरलाइन कर, तत्पदम संस्थान नाथ द्वारा तैयार कराई गई, अंडरलाइन कीजिए। इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट है तथा इसे तैयार करने में 10 वर्ष का। एक लाइन और कह दो, इसका लोकार्पण मोदी जी ने कोई बनौन, हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री आलोक गहलोत और मैं बुलावल गए बाबा के, हाँ, राज अंडरलाइन मत करो लोगों। प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बाबू भी गए थे। हाँ, प्रतिमा के निर्माण में लगभग 3000 टन स्टील, लोहा तथा 2.5 लाख टन कंक्रीट एवं रेत का इस्तेमाल किया गया है। प्रतिमा की ऊंचाई इतनी है कि कई किलोमीटर दूर से ही यह दिखने लगता है ना। रात में भी प्रतिमा जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसके लिए विशेष लाइट्स की व्यवस्था इसमें की गई है। चलिए नहीं है बाबा बोले, हमनियों पर ध्यान रखिए, लड़का सुनता का तरह। चलिए, तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल गया है, अब उसका नाम क्या हो गया है? हाँ, अंडरलाइन कर लो। तेलंगाना के क्षेत्रीय दल तेलंगाना राष्ट्र समिति अर्थात TRS का नाम अब BRS हो गया है, भारत राष्ट्र समिति हो गया है। चले, इति श्री रेवा खंडे राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त। ठीक बा, ध्यान पढ़िए, अंतरराष्ट्रीय होगा चक्रा बताओ, बढ़िया मानू, समझ आनू सब। चलो बंद करत रहो ना, बोलत रहो।
इतना न्यूज हम लोग जोश में ही पढ़ पा रहे हैं। एगो बात करी, घरे दे दिए बैठ के पढ़े के नू मन करी पढ़े के, बुझे नींद लग जाए, बुझे में ना करी के पढ़ के छोड़ हटाओ, है ना। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला में इंदौर, 1 लाख से कम जनसंख्या वाला में पंचगनी, 1 लाख से कम जनसंख्या वाला में। अच्छा, दलित धर्मांतरण के लिए कानून जो आयोग बना उसके अध्यक्ष का नाम क्या है? केजी बालकृष्णन। ठीक है। 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता को लगभग। अभी हाल ही में वायुसेना में एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? प्रचंड। उसका नाम क्या है? हाँ, मंगलयान मिशन जहाज समाप्त हो गया, कब वर्ष सेवा दिया? इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? 2013, 5 नवंबर 2013 को किया गया था। चलिए, स्वदेश परमाणु पनडुब्बी से हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। उस पनडुब्बी का नाम है आईएनएस अरिहंत। उसका नाम क्या? आईएनएस। भारत के किस 2 समुद्र तटों को, अभी हाल ही में किस 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है ना? तो मिनी क्वाय थुंडी बीच और कदमत बीच। मिनी क्वाय थुंडी बीच और कुल कोग हो गया 12। कुल कोग हो गया 12। युवा 2.0 क्या है? 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं को भारत के इतिहास भूगोल के बारे में, भारत के संस्कार के बारे में, संस्कृति के बारे में लिखने का प्रेरणा देने के लिए एक योजना चल रहा है, उसी का नाम है युवा 2.0। अभी हाल ही में यूजीसी ने यूनिवर्सिटी के लिए एक नया पद का सृजन किया, उसका नाम क्या है? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेसर ऑफ मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में शुरू किया गया है? विश्वविद्यालय की टाइम वैश्विक रैंकिंग में टॉप 300 में भारत के कौन संस्थान है? कॉमन। इस रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 पे कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हाँ, अभी हाल ही में गुजरात के किस नदी पर ब्रिज टूटा है? मच्छू नदी पर। किस नदी पर ब्रिज टूटा? कौन जिला में था? यह ब्रिज कौ साल पहले बना था? मच्छू नदी कहाँ विलुप्त होती है? कितना किलोमीटर बहती है? मोरबी जिला किसके लिए फेमस है? टाइल्स। हाँ, 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण जो है किस यान से किया गया? LVM 3 हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं इसको। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कौन राज्य में, कौन जिला में? राज संबंध। कौन जिला में? शिव जी के मूर्ति का नाम का बा? विश्वास स्वरूपम। क्या नाम है? यह मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? अभी हाल ही में किस पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति हो गया है? कितनी श्री रेवा खंडे। इतना सवाल बहुत, अब पढ़ाइयो देनी, यादों करा देनी, अंडरलाइनो करवा देनी।